नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में अगले साल यानी कि 2025 में विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले बिहार में हो रहा है उपचुनाव, यानी कि ये उपचुनाव है सेमीफाइनल। बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर सेमीफाइनल का मैच जीतेगा कौन और कौन होगा यहाँ का बॉस। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया धन्यवाद बातचीत आपको के भी। लिए। जी अरुण जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जनसुराज की। आपको मालूम है कि बीते दिन जनसुराज को चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, स्कूल का बस्ता, यानी कि स्कूल बैग है जनसुराज का चुनाव चिन्ह। इसे कैसे देखते हैं आप? यानी कि एक लड़ाई यहाँ पर जीत ली है प्रशांत किशोर ने। नहीं, अब वो तो आपने देखा नहीं, 2 साल से प्रशांत किशोर जी गांव-गांव घूम रहे थे, जन संवाद कर रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे। तो यही ना मूल मंत्र दे रहे थे कि भैया तुम अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ा लिखा दोगे ना तो वो कमाने लगेगा, समझदारी बढ़ जाएगी। तो सबसे बड़ा है शिक्षा धन, इसी पर जोर डाल रहे थे। और वो कह रहे थे कि भाई हम गांव-गांव में ऐसा स्कूल खोलेंगे जिसमें कि वहाँ कुछ होनहार पैदा ले, बढ़े। यही ना उनका था। इसी कारण से उन्होंने कहा कि पूर्ण शराबबंदी समाप्त कर देंगे और इससे जो 15-20 हजार करोड़ आएगा ना, इसको हम शिक्षा में सुधार में लगाएंगे। ये संजोग कहिए, चाहते तो सेव थे, मिल गया स्कूल का बस्ता। जी। अब वो सब जगह स्कूल का बस्ता ले लेकर घूमेंगे, घूम गए। चारों सीटों हाँ, पर एक ही चुनाव चिन्ह बिल्कुल। होगा, यानी कि यहाँ पर क्या पहली लड़ाई जनसुराज ने जीत ली है? नहीं, इसको आप कह सकते हैं, एक सहूलियत उनको मिल गई मिल गई कि कोई जी। अभी तो निर्दलीय ना था, नाम भले जन स्वराज पार्टी थी, तो अब पंजीकृत हो गया था। अब एक स्वतंत्र रूप में भी एक चुनाव चिन्ह भी कैंडिडेट के लिए मिल गया है। तो इसको तो एक सफलता आप मानेंगे ही कि पहले चुनाव में, चुनावी जंग में जाने वाले पहलवान को सब वो कुछ मिल जाए जो एक कहीं जंग में एक पहलवान के लिए जरूरी होता है। तो ये एक तरह की सफलता, तो जिसको आप कहिएगा कि इसको मानते हैं कि एक चुनाव चिन्ह पर उनकी पार्टी लड़ेगी, वो होगा स्कूल का बस्ता। अब ये चुनाव में सिर्फ प्रशांत किशोर को स्कूल का बस्ता देने से एक ही पहली सफलता है। ध्येय मुख क्या है? ध्येय मुख है कि भाई उन्हें तो पार्टी बनाई 2 साल के परिश्रम के बाद। इसी महीने के 2 अक्टूबर को उन्होंने जन स्वराज पार्टी लॉन्च की थी और अंतिम दिन बीते-बीते एक और पार्टी आ गई। जी जी बिल्कुल, वो आरसीपी सिंह हाँ, की बात कर आरसीपी रहे हैं सिंह आप। जो, जी हाँ, नीतीश कुमार के 2 करीबी ने एक पार्टी बिल्कुल। एक महीने में 2 पार्टियों का जन्म हो गया। एक दूसरे दिन और एक अंतिम दिन। बिल्कुल और ये जी। दिनों किसको घेरेंगे? नीतीश कुमार को घेरेंगे। तो जन स्वराज पार्टी जो अभी चारों सीट की दावेदार है, चारों सीट के लड़ रही है। जो आपने सवाल किया कि भाई ये जो चुनाव है उसमें किसका डंका बजेगा? देखिए, पहले तो है कि ये 4 सीट में 3 सीट महागठबंधन की कब्जे वाली सीट है और 1 सीट एनडीए, जो इमामगंज सीट है वो है एनडीए की, जहाँ जीतन राम जीतन राम मांझी। मांझी की पुत्र वधू दीपा मांझी लड़ रही है। तो एक सबसे बड़ा तो अब यही सवाल है कि इस चुनाव में क्या महागठबंधन की वही ताकत दिखेगी, वो अपनी सभी 3 सीट कब्जा बरकरार रखने में कामयाब होगा। और वहीं जीताराम मांझी, जिस सीट से वो खुद अभी एमएलए थे, अब एमपी होने के कारण खाली की, तो अब उन्हें घर में ही सीट रख लिया है। उनके पुत्र तो एमएलसी हैं और उसके कारण बिहार में मंत्री बिहार हैं। सरकार में तो मंत्री पुत्र हैं। वधू को, जी। उन्हीं की पत्नी संतोष सुमन की पत्नी वहाँ चुनाव लड़ रही है। तो ये उनके लिए भी एक टेस्ट है। उनके लिए भी एक टेस्ट है। तो चलिए एक एक करके हम तमाम सीटों की चर्चा करेंगे। शुरू करेंगे हम लोग बेलागंज से और आपको बता दें कि बेलागंज में सबसे ज्यादा पहलवान है मैदान में। अरुण जी, क्या लगता है बेलागंज कौन फतेह देखिए, करेगा? ये मैं बेलागंज क्या, मैं सभी 4 सीटों के लिए बड़ी-बड़ी से आपके सामने उल्लेख करना चाहूँगा, हम अपने व्यूअर्स के लिए। लेकिन ये चुनाव में 2 प्लेयर तो पहले से ना है बिहार की राजनीति में, पिछले 3 दशक से। एक ओर महागठबंधन, दूसरी ओर एनडीए। लालू प्रसाद 1990 में पहली बार सीएम बने, उसके बाद 10 साल उनकी सत्ता रही। अब वो विपक्ष में है तो राजनीति की एक धुरी वो है। और नीतीश कुमार जब से आए, 2005 में ना आए, और उसके बाद वो एक धुरी बीजेपी
पीछे है और नीतीश कुमार चेहरा है। अब एक इसमें एक तिकोनी लड़ाई कहिए, एक तीसरा चेहरा, मुख्य विकल्प बनने वाला चेहरा, सत्ता में आने का लक्ष्य और ये संकल्प के साथ आने वाली एक जन स्वराज पार्टी। तो अब इस चुनाव में तो यही मैं आपसे प्रारंभ में कह रहा था कि 4 सीटों के चुनाव में जन स्वराज के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है, जो जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मानी भी है कि जो हम 2025 का चुनाव लड़ेंगे और उसमें जो हमारा संकल्प है, मेरा लक्ष्य है, उसके पहले हो जाए इसी परीक्षा में, इसी उपचुनाव की परीक्षा में। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 2025 में क्या होगा अरुण जी, इसको हम 2024 में ही सेटल कर लेंगे। इसलिए कहा कि अभी चुनाव में वो रनर होंगे, विनर होंगे कि मुख्य मुकाबला में रहेंगे, यही ना ये चुनाव का नतीजा दिखाएगा। बेलागंज में क्या होगा? बेलागंज में देखिए वो सांसद सुरेंद्र यादव के इस्तीफे से वो सीट खाली हुई है, उनके सुपुत्र वहाँ लड़ रहे हैं, विश्वनाथ सिंह, और वहाँ फिर जदयू ने वहाँ पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को वहाँ कैंडिडेट बनाया है। और ठीक जन स्वराज पार्टी ने भी वहाँ जो राजद का एम्बाई समीकरण है उसमें सिंधवारी के लिए वहाँ अल्पसंख्यक कैंडिडेट मोहम्मद अमजद को कैंडिडेट बनाया है। वहाँ देखिए चुनावी जंग में जाने के पहले वहाँ पहलवान बदलना पड़ा। पहले जन स्वराज ने वहाँ प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को उम्मीदवार बनाया था, उनकी भी एक प्रतिष्ठा है, मिर्जा गालिब कॉलेज के वो साइंस के प्रोफेसर रहे, हाँ मैथमेटिक्स के, और अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी, लेकिन घोषणा तो उनके नाम की हुई थी, लेकिन मालूम हुआ जन स्वराज के लोगों ने कहा कि उन्हें खुद ही अपने व्यक्तिगत कारणों से कहा कि नहीं, हम उन पार्टी के दूसरे कैंडिडेट यही थे, तो इनको घोषणा की है, तो वहाँ परीक्षा होनी है कि भाई एक राजद का कैंडिडेट और दूसरा जदयू का एक जाति का है। देखिए मैं जात की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि बिहार की राजनीति में जात एक सच्चाई है। कैंडिडेट जात के हिसाब से, मतदाता सामाजिक समीकरण उस क्षेत्र विशेष का उसके हिसाब से, सारी पार्टियां यही करती है। तो वहाँ 2 यादव कैंडिडेट हैं और प्रशांत किशोर ने वहाँ एक अल्पसंख्यक को कैंडिडेट, एक मुसलमान, हाँ मुसलमान को कैंडिडेट उतार करके वहाँ का खेल, राजद का खेल बिगाड़ने की कोशिश की है। इसलिए वहाँ राजद का सिटिंग एमएलए था जिनके कारण इस्तीफा हुआ है। तो अरुण जी, क्या 2 यादवों की लड़ाई में फायदा होगा मुसलमान को, फायदा मिलेगा मोहम्मद अमजद को? यही सबसे बड़ा सवाल है। यदि देखिए सामाजिक समीकरण तोड़ने में यदि प्रशांत किशोर कामयाब हो गए तो 2 यादव कैंडिडेट के बीच में जब लड़ाई है उसमें नेचुरल है ना, किसी को थोड़ा ज्यादा किसी को कम मिलेगा परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन जो वोट अब तक राजद की के लिए सहायक सहयोगी वोट हुआ करती थी एमवाई के, अब वो वोट कहीं प्रशांत, देखिए वहाँ एआईएम ने भी कैंडिडेट दे दिया है। बिल्कुल जी। तो अभी यदि मुसलमान वहाँ बटे तो जन स्वराज के लिए तो वहाँ मुख्य मुकाबले में न हो जाएगा, 2 यादव कैंडिडेट है। लेकिन अभी देखिए अब तो 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, 11 नवंबर तक प्रचार होगा और आज दीपावली है। अब अपने व्यूअर्स को हम दीपावली की भी शुभकामना देते हैं। अब तो 11 दिन बचा है, अब फिर छठ हो जाए, 4 दिन का लोक आस्था का महापर्व। ऐसे समय में उपचुनाव हो रहा है कि कैंडिडेट के लिए भी एक कठिन समय न है। अब जो लोग जनता के बीच आप जाएंगे, अब आज सब लोग दीपोत्सव में लगे हैं, फिर गांव-गांव में ग्रामीण क्षेत्र, ये छठ का तो बड़ा महत्व है ना। लेकिन चलिए इसी में उपचुनाव हो रहा है। अभी बचे दिन में नामांकन पत्रों की जांच हुई, फिर नामांकन पत्रों को वापसी के अंतिम दिन सबसे अधिक कैंडिडेट है बेलागंज में ही, 14 उम्मीदवार है वहाँ। तो अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बेलागंज में क्या होगा। वहाँ लड़ाई मुख्य रूप से त्रिकोणीय लड़ाई होगी और उसमें अब प्रशांत किशोर कितना मैटर करते हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार करना होगा। अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं अरुण जी। अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो भी एक हाई प्रोफाइल सीट है। हम बात कर रहे हैं तरारी की। तरारी में क्या होगा? क्या तीसरे बार भी वहां पर माले का झंडा ही लहराएगा? देखिए भोजपुर जिले का तरारी क्षेत्र वो खास करके कभी पिछले दशक में वामपंथी उग्रवाद का वो सारा इलाका रहा है और माले ने वहाँ जगह बनाई। आपने ठीक ही बार कहा कि ये तीसरी बार की लड़ाई है और वहाँ से जो एमएलए थे तरारी से सुदामा प्रसाद, उन्होंने ही आरा से कैंडिडेट बन के और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री रहे आरके सिंह को हराया है। उन्हीं के इस्तीफे से ये सीट खाली हो रही है और माले ने वहाँ राजू यादव को, जो 2019 के चुनाव में आरा से कैंडिडेट थे महागठबंधन के, 4 लाख से अधिक वोट आया था,
स्वाभाविक रूप से वहाँ माले की स्थिति अपनी जगह है। जी जी। वो तीसरी बार फिर वो जिसको कहिए हैट्रिक लगाने की कोशिश होगी माले की, और वहाँ बीजेपी ने वहाँ बाहुबली सुनील पांडे के बेटे छवि के धनी हैं सुनील प्रशांत पांडे, पूर्व विधायक, अब उनके सुपुत्र को विशाल प्रशांत को ला दिया है मैदान में। और जनस्वराज पार्टी भी जी किरण सिंह तो को उतार बड़ा दिया नाम है। नहीं, बड़ा नाम पहले तो आप ये जरूर जी। जानना जरूरी है कि वहाँ एक प्रशांत किशोर ने अपने जन स्वराज के संबंध में जो कहा था कि हम चुनाव में कूद रहे हैं तो जात पात से ज्यादा हम कैंडिडेट विशेष की काबिलियत को बल देंगे, तो उतारा तो वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को, लेकिन ऐसा कुछ टेक्निकल लोच हो गया, उनका नाम नहीं था वोटर लिस्ट में। वो वोटर लिस्ट में नाम था दिल्ली के नोएडा में उनका आवास है, और अपने तरारी में उनका नाम नहीं होने के कारण वो नहीं लड़ पाए। तो किरण सिंह है वहाँ, अब किरण सिंह को मिटवा वो राजपूत जाति के हैं। अब वहाँ एक नया समीकरण साधने की भरसक प्रशांत किशोर ने कोशिश की है, और चुनाव के पहले मेरी व्यक्तिगत ही प्रशांत किशोर से बात हुई थी, तो उनका मानना है कि यदि वहाँ सुनील पांडे के लड़के लड़ते हैं, ये चुनाव के पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका हारना तो तय है, ऐसा उनका पहले ही कह रहे थे। अच्छा। हमारी पार्टी से जन स्वराज से ही मुकाबला होगा, मतलब बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ एनडीए का कैंडिडेट मुकाबले में नहीं होगा। अभी महागठबंधन का कैंडिडेट मुकाबले हाँ में माले से होगा मुकाबला, तो अभी जी। देखना फिर वहाँ भी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी तो इस बचे 11 दिन में जब तक प्रचार होगा अभी कई बार चर्चा होगी, अभी थोड़ा टेम्पो पकड़ने दीजिए। प्रशांत किशोर ने जो आपसे कहा था, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कॉन्फिडेंस हम माने कि ये हम प्रशांत किशोर का ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए बहुत एग्रेसिव तरीके से वो प्रचार में लगे हुए हैं, और आत्मविश्वास तो जो आप बात कर रही हैं, चुनावी जंग में या कोई भी कहीं जाए कैंडिडेट, आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए ना। वो कहते हैं कि हम अब तक रणनीति बनाए थे, और भला बताइए अब हम चुनाव में जा रहे हैं, अपनी पार्टी बना लिए हैं, तो हम कोई कोर कसर छोड़ेंगे? तो प्रशांत किशोर के का वो आत्मविश्वास, पूरी जद्दोजहद, हाँ ये बात है, आत्मविश्वास से लबरेज। और अभी देखा मैंने कि चुनाव प्रचार में भी बहुत आक्रामक तरीके से महागठबंधन पर भी और एनडीए पर हमलावर है। चलिए जी, तो ये अभी तो क्या जुबानी होगा वहां पर ये भी आने वाला वक्त बताएगा। अब हम अगली सीट की चर्चा करेंगे। अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो सीट है इमामगंज की सीट। क्या खबर आ रही है इमामगंज से? देखिए इमामगंज में अभी तो सिटिंग एमएलए थे वहाँ, जो केंद्रीय मंत्री बन गए एमपी बनने के बाद, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के हैं वो, और वो चुनाव उनकी जगह वहाँ जरा परिवारवाद भी आप कहिए, अपने पुत्र वधू को लड़ा रहे हैं। दीपा मांझी हैं, उनके पति बिहार में मंत्री हैं संतोष सुमन। अब एक सवाल है कि जिस तरह से इमामगंज की जनता ने जीतनराम मांझी पर भरोसा किया था, यही तो परीक्षा है इस बार कि क्या वो भरोसा उनकी दीपा मांझी पुत्र वधू पर वहाँ की जनता करेगी। इसलिए कि याद कीजिए वहाँ राजनीतिक प्रतिद्वंदता थी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे उदय नारायण चौधरी से। इस बार पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, इस बार वहाँ राजेश मांझी पर दाव लगाया, तो दो मांझी कैंडिडेट हो गए हैं, दीपा मांझी और राजेश मांझी। और प्रशांत किशोर ने अपनी उसी चुनावी रणनीति के तहत एक पासवान डॉक्टर जितेंद्र पासवान को वहाँ कैंडिडेट बना दिया है। तो वहाँ भी अब देखिए दो मांझी लड़ते हैं, तो तीसरा फिर वो दलित, ये सुरक्षित क्षेत्र है वो। अब तो वहाँ कहीं ना कहीं एक तो अब ताकत नीतीश जी की भी है, एनडीए की पूरी प्रतिष्ठा दांव पर है। और अभी पिछले दिन मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार ने एनडीए की बृहत बैठक की, और उसमें यही संकल्प था कि हमारे लिए ये चुनाव भी 4 हम सब मिल एकजुटता, ये संकल्प था और ये संदेश था। अभी देखें एनडीए की एकजुटता कितना रंग लाती है, और वही जो एनडीए विरोधी वोट है उसमें कितना बिखराव होता है। प्रशांत किशोर वहाँ क्या जलवा बिखेरते हैं, बिल्कुल ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। अब हम अगली सीट की बात कर लेते हैं, यानी कि अब हम आखिरी सीट की बात करेंगे। आखिरी सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है रामगढ़ की सीट। क्या लगता है रामगढ़ कौन जीत रहा है? देखिए इस उपचुनाव में सबों की निगाहें टिकी हैं रामगढ़ पर ही। अभी प्रदेश राजद के अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मंत्री और बक्सर के सांसद रहे जगदानंद सिंह, नहीं जगदानंद सिंह की मैं पहले चला, रामगढ़ की आप चर्चा करेंगे तो सुधाकर को लेकर चर्चा नहीं होती है, वो चर्चा होती है और जगदानंद सिंह ने निश्चित रूप से रामगढ़ की तस्वीर बदली। मुझे तो उन दिनों की याद है
जो बिहार में लंबे समय तक ऊर्जा मंत्री रहे, और जब ऊर्जा मंत्री थे तो और कहीं रहे, रामगढ़ में बिजली चकमक होती थी। मतलब आपको पटना में भी, पटना से अच्छी बिजली वहाँ सुलभ होती थी। रामगढ़ में। हाँ, ये अच्छा। किया, वहाँ के उसी कॉलेज की भी तस्वीर बदली, कई काम है वहाँ। और वो क्षेत्र नहरी इलाका न है, तो जगदानंद सिंह ने उस इलाके को निश्चित। तब एक सवाल है परिवारवाद का, जिस पर चोट पहुंचाने की यह लक्ष्य किया है प्रशांत किशोर ने। इस बार फिर उनके सुपुत्र, पहले तो जगदानंद सिंह एमपी बने, तो उनके इस्तीफे के बाद जब सीट खाली हुई तो सुधाकर वहाँ एमएलए बने थे। सुधाकर भी बिहार में मंत्री बने। बिल्कुल जी। अब मंत्री बने तो वो इस्तीफा दे दिया था, कृषि मंत्री थे। मुख्यमंत्री से ही भिड़े रहे, बिल्कुल। तो फिर बाद उनका में चोर वाला बयान खूब चर्चा में इस्तीफा था। देना जी। पड़ा। वो फिर एमपी हो गए हैं बक्सर से, जी जी तो जी। अब आ गए हैं अजीत। अजीत लड़ रहे हैं चुनाव, तो वहाँ अब परिवारवाद में अब यही सबसे बड़ा सवाल है चुनाव में, कि रामगढ़ की जनता जिस ढंग से जगदानंद सिंह पर भरोसा की, उनकी जगह सुधाकर पर भरोसा की, क्या इस बार अजीत पर भी भरोसा करेगी? इसी को अशोक सिंह भी है मैदान में, और मैदान में सुशील कुशवाहा भी है। बीजेपी तो भी परिवारवाद पर चोट करती रही है ना। प्रधानमंत्री तो इसी पर, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। विपक्ष पर जब वो हमला बोलते हैं तो इसी परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बोलते हैं। तो पिता की जगह पुत्र, फिर दूसरा पुत्र, और वहाँ अशोक सिंह एक से मिल रहे हैं, वहां से उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया है। एक चीज याद कीजिए, रामगढ़ में पिछले चुनाव में जीत हाथ का अंतर बहुत बड़ा नहीं था। 2000 से कम वोट से हार जीत हुई थी उस क्षेत्र में। वो इलाका है यूपी से नेबरिंग है, वहाँ बसपा का भी प्रभाव है, तो बसपा वहाँ अंबिका यादव, हाथी पर सवार होकर सतीश यादव भी आ रहे हैं मैदान हाँ, में। तो वही मैंने आपको कहा कि वहाँ अंबिका यादव भी एमएलए रहे हैं, उनका भतीजा लड़ रहा है पिंटू यादव चुनाव बसपा से। और वहीं इस बार वहाँ आपको प्रशांत किशोर ने एक नई रणनीति वहाँ की, कि वही दो राजपूत लड़ रहे हैं, जो मैंने कहा अशोक सिंह और अजीत। तो वही वहाँ ये दो जाति लड़ेंगे, अपर कास्ट के लोग, तो वहाँ कुशवाहा का कार्ड खेल दिया है। वो बक्सर से वो चुनाव लड़ चुके हैं, जी 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 सतीश जी। वो प्रशांत किशोर के कैंडिडेट सुशील कुशवाहा, और वहाँ फिर बसपा का कैंडिडेट। तो देखिए वहाँ की लड़ाई, मुझे लगता है कि 36 कोणीय लड़ाई हो गई है। और वहाँ यही बात मैं कह रहा था कि रामगढ़ पर फिर राजद का कब्जा, जीत होगी, क्या होगा, इस सब की निगाह टिकी है इस पूरे उपचुनाव में। रामगढ़ अभी सर्वाधिक हॉट सीट में मान रहा हूँ। अच्छा। इसलिए कि अब जिस ढंग से वहाँ कुछ परिस्थिति बनी हुई है अभी, तो ये पूरा उपचुनाव जिसको कहिए कि सबकी नजरें रामगढ़ पर ही टिकी हुई है। अरुण जी, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। आपने देखा होगा कि कुछ वक्त पहले एनडीए की भी बैठक हुई थी, और वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ हिदायत कर दी थी, साफ साफ कह दिया था कि मुसलमानों के पास जाइए और मुसलमानों को बताइए कि हमने उनके लिए कितना अच्छा काम किया है। और इसी बीच आपने ये भी देखा कि किस तरह से लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेला, और उसामा साहब और हिना साहब को राजद में शामिल करवा दिया। और इसी बीच प्रशांत किशोर भी मुसलमानों को साधने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार सूरे इकरा की भी बात करते हैं, पैगंबर मोहम्मद की भी बात करते हैं। क्या लगता है इस बार के उपचुनाव में मुसलमान किसका साथ देंगे और किसके साथ खेल कर देंगे? देखिए, बिहार में अब वो जो आने वाला चुनाव है, राजनीति है ना, उसमें मुसलमान एक इफेक्ट, एक इशू अब हो गया है। 18% आबादी है बिहार में मुसलमानों की, और ये प्रशांत किशोर ने भी इस मुद्दे को उठाया। और एआईएम के ओवैसी साहब तो पहले से कह रहे हैं कि वही भारत का मुसलमान वोट बैंक बना हुआ है, अपने लिए वोट देता नहीं है। वो वोट कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के लिए, सियासी पार्टियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है मुसलमान वोट। प्रशांत किशोर ने भी उसको उछाला। मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर का भी इफेक्ट है। इफेक्ट मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर ने जनस्वराज जो यात्रा की, और उस यात्रा में जब वो सीमांचल क्षेत्र में गए, देखिए बिहार में 45-47 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम फैक्टर काम करता है, और सीमांचल से लेकर वहाँ 30% से लेकर 70% तक मुसलमान पॉपुलेशन है, डिफरेंट कंस्टिट्यूंसी में जो 45 की बात कर रहे हैं। अब जो अभी चाहे वो भी कहिए, वहाँ वजीरगंज की कंस्टिट्यूंसी की बात कहिए,
या जो अभी आपने सवाल कर दिया कि अभी नीतीश कुमार ने एनडीए की बृहत जी। बैठक में मुसलमान को कैसे हमें अपने ओर खींचना कब्जे है, में लेना है, यही जी, ना टेस्ट साधना हो रहा है। है। ये जी। टेस्ट तो सबसे पहले अभी आपको उसी क्षेत्र में हो रहा है जहाँ मनोरमा देवी चुनाव लड़ रही। देखिए उनका और राजद में फिर घर वापसी, ये दोनों के लिए ज़रूरी और मजबूरी का बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। इसको मैं इस रूप में देखता हूँ। हुँ, अब वो चुनाव में जाना है, तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनना है, भला बताइए राजद का एमवाई समीकरण हुँ, वही दरक जाए, ये लालू चाहेंगी क्या? बिल्कुल, जी। तो ई कारण से उसका खामियाजा आपने देखा लोकसभा के चुनाव में। जी। हिना साहब लोकसभा चुनाव लड़ गई, हुँ, तो वहाँ ठीक है सेकंड तो वही रही, हुँ, राजद तीसरे स्थान पर हो गया। बिल्कुल। तो इफेक्ट को इसी को ध्यान में रखकर लालू प्रसाद ने हुँ। हिना साहब को और ओसामा ओसामा शाह को को अपनी राजद में एंट्री करवाई है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।